Good morning students, welcome in online classes of NRPS School। NRPS School की विज्ञान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है बच्चों। जैसा कि आपको पता है, हमने फर्स्ट पार्ट जो है, हमारा पहला पार्ट जो है वो शुरू कर दिया है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया। इसमें हमने देखा फसल किसे कहते हैं। फसल दो प्रकार की होती है, खरीफ और रबी। फसल जो है वो विभिन्न चरणों में प्राप्त की जाती है, मतलब कृषि की विभिन्न पद्धतियाँ होती हैं और उसके 7 चरण में पहला चरण जो है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, वो है मिट्टी को तैयार करना। अब दूसरा चरण में हम आते हैं बच्चों, तो मिट्टी को तैयार कर लिया हमने, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम बीज लगाएंगे। तो बीजों का रोपण क्या कहलाता है, बुआई कहलाता है। तो दूसरा स्टेप जो है, दूसरा चरण जो है वो है बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। देखो क्या होता है बच्चों, सबसे पहले बुआई, क्योंकि बीज अगर अच्छा नहीं होगा तो उत्पादन अच्छा नहीं होगा। आप कितनी भी मेहनत किसान कर ले, अगर बीज उसने अच्छा नहीं डाला है तो उसको उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए बीजों का चयन जो है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है फसल उत्पादन में। अब इसमें क्या करते हैं, कौन सा बीज सही है, कौन सा बीज नहीं है सही है, इसका पता लगाने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। हम कुछ बीज लेंगे और एक बर्तन में डालेंगे और उसमें पानी डाल देंगे, ठीक है। अगर जो बीज ऊपर तैरने लगते हैं वो बीज क्या हैं, पोले हैं, मतलब खाली है, उनको कीटों ने खा रखा है। हल्के बीज जो होते हैं वो ऊपर तैरने लगेंगे और वो बीज अस्वस्थ हैं, मतलब उसका क्या है कि वो बीज अस्वस्थ हैं। जो हल्के बीज होते हैं वो स्वस्थ नहीं होते, अच्छे बीज नहीं होते। जबकि दूसरे बीज जो होंगे, कुछ बीज जो होंगे वो पैंदे पर ही बैठे रहेंगे, मतलब वो भारी बीज हैं। तो भारी और स्वस्थ बीज जो होते हैं उनका चयन कर लिया जाता है और अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की ये एक अच्छी विधि है। तो इसमें क्या करते हैं, पानी की बाल्टी में बीजों को डाल दिया जाता है। हल्के और क्षतिग्रस्त बीज जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तैरने लगते हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है, और जो भारी बीज हैं उनको रख लिया जाता है। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करना इस प्रकार किया जाता है। बुआई से पहले बीज के औजार के बारे में भी जानना आवश्यक है। अब बुआई करने से पहले बीजों के कौन से औजार हैं, बुआई के कौन से औजार हैं, उनके बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। तो बुआई किसे कहते हैं, देखो, बीज मृदा में बीजों को बोने की प्रक्रिया क्या है, बुआई है। अब इसमें औजार देखिए, 2 प्रकार के औजार हैं, परंपरागत औजार और आधुनिक औजार। परंपरागत औजार जो हैं उसमें परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले वाले पाइप से गुजरते हैं और ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि एक कीपाकार जो इस तरीके का शेप होता है, उस पाइप में ऐसे डाल देते हैं और वो जो पाइप होता है उसके सिरे पर इस तरीके से 3 नुकीले पाइप लगे होते हैं, ठीक है। इस तरीके की हम संरचना इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब बीज जो हैं वो इसमें कीपाकार आकृति में यूँ डाले जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से आकर वो बीज जो हैं वो
अंदर जाएंगे और मिट्टी के अंदर रोपित हो जाएंगे। इसको लगातार हल की सहायता से, बैलों की सहायता से चलाया जाता है और मिट्टी के अंदर बीजों को लगा दिया जाता है। तो ये तो होता है पारंपरिक तरीका, ठीक है, बीज रुपाई का पारंपरिक तरीका। अब आजकल जो बीज की रुपाई है वो करते हैं सीड ड्रिल से, ठीक है। तो सीड ड्रिल, सीड मतलब बीज होता है, ड्रिल करना, उसको अंदर डालना, ड्रिल। ड्रिल, ठीक है। अब बच्चों देखें, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी व गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद मिट्टी द्वारा इसे ढक दिया जाए। इसमें क्या होता है, साथ के साथ मतलब बीज डाला भी जाता है और मिट्टी से बीज को ढकते भी जाते हैं। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने में समय और श्रम दोनों की ही बचत होती है। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों में उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। तो देखो बच्चों, क्या है कि जो सीड ड्रिल है वो बुआई करने का औजार है। औजार कौन सा है, ये बुआई का। ऐसे क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि सीड ड्रिल किस काम में आता है, तो बुआई करने के काम में आता है। इससे क्या होता है, बीजों के बीच की दूरी जो होती है वो निश्चित बनी रहती है और साथ ही साथ बीजों को मिट्टी से ढक भी दिया जाता है। बीजों को मिट्टी से ढक देने से जो पक्षी हैं, पक्षी क्या होते हैं, ज़्यादातर बीजों को साथ के साथ खाते जाते हैं। जैसे जो चलेगा, बुआई करते जाएंगे और पीछे पीछे पक्षियों की लाइन लग जाती है खेतों में, आपने अगर देखा हो तो, उसको बीजों को उठाने के लिए। तो जब साथ के साथ मिट्टी से बीजों को कवर्ड कर देते हैं, ढक देते हैं, तो क्या होता है, बीजों को पक्षियों से बचाया जा सकता है। इसके अलावा क्या होता है, जो बीज हैं उनके बीच में एक निश्चित दूरी होना जरूरी है ताकि उनको पानी और पोषक पदार्थ जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। अब देखो बच्चों, तीसरा प्रोसेस जो है, तीसरा चरण जो है वो है खाद और उर्वरक डालना। बुआई हो गया, आया समझ में आपको बुआई की जो प्रक्रिया है वो। तीसरा चरण बुआई कर दी हमने, उसके बाद में हम क्या करेंगे, खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद एवं उर्वरक मिलाना, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी को पोषक, मिट्टी को मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। खाद एवं उर्वरक कहलाते हैं।
खाद एवं उर्वरक कहलाते हैं। मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है। ये पोषक पदार्थों को वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद एक दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। अगर लगातार हम फसल उगाते जा रहे हैं एक के बाद एक, तो क्या होगा, मिट्टी में पोषक पदार्थों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होता है। देखिए खाद और उर्वरक में क्या अंतर है बच्चों। जो खाद होता है वो एक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। इसे जंतुओं और पेड़ पौधों के अपशिष्ट से प्राप्त किया जाता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में डाल दिया जाता है जहाँ पर नमी और उस पर पानी छिड़क देता है, उसको ढक देता है और छायादार जगह पर ये गड्ढे बनाए जाते हैं। आपने क्लास 7th में भी ये पढ़ा होगा। तो छायादार जगह पर ये गड्ढे बनाए जाते हैं। इससे क्या होता है, जो कार्बनिक अपशिष्ट हैं वो अपघटित हो जाते हैं। उसमें कुछ सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और वो सूक्ष्म जीव इनको अपघटित कर देते हैं और खाद में बदल देते हैं। इसको हम कंपोस्ट खाद कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोस्ट खाद। इसके अलावा इनमें क्या कर देते हैं, कई बार केंचुओं को भी छोड़ दिया जाता है और केंचुए छोड़ के भी इसको केंचुए जो अपशिष्ट है इसको अपघटित कर देते हैं और इस प्रकार तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। अब देखिए बच्चों, हम इसके अंदर देखते हैं कि जो खाद और उर्वरक है वो किस प्रकार से एक दूसरे से अलग है। एक इसमें क्रियाकलाप और दे रखा है, पहले वो करते हैं। मूंग तथा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले नवोद्भिद छांट लीजिए। अब 3 गिलास या ऐसे 2 पात्र लीजिए। इन पर ABC निशान लगाइए। थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास B में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए और C में मिट्टी लीजिए और बिना कुछ मिलाएं, कोई कुछ भी उसमें मिलाना नहीं है। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी दीजिए और इसको नोट कीजिए। क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? हम देखेंगे कि जिसमें हमने खाद और यूरिया मिलाया है उन पौधों में, उन बीजों की वृद्धि जो होती है वो बहुत अच्छे से होती है और जिसमें हमने नहीं मिलाया है उसकी वृद्धि जो है अपेक्षाकृत कम हो जाती है। उर्वरक जो है वो रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश आदि। इनके उपयोग जो है गेहूँ, धान और मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। तो इसके लिए आपकी बुक में सारणी दे रखी है खाद और उर्वरक में अंतर की, तो वो सारणी मैं आपको करवाती हूँ। देखो बच्चों, जो उर्वरक होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं, है ना। मानव इन्हें प्रयोगशालाओं में रसायनों के प्रयोग से बनाते हैं, जबकि खाद जो होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं और इन्हें गोबर और पौधों के अवशेष से प्राप्त किया जाता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और जो खाद है उसका उत्पादन कहाँ होता है? खेतों में होता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। ह्यूमस, देखो ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है बच्चों जो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मतलब जीव जंतु पेड़ पौधों के जो अवशेष होते हैं उनको बोलते हैं हम ह्यूमस। मरे हुए सड़े गले जो अकार्बनिक पदार्थ हैं उनको हम ह्यूमस बोलते हैं।
तो उर्वरक तो क्योंकि फैक्ट्रियों में बन रहे हैं, रसायनों की मदद से बन रहे हैं, तो उनमें हुमस नहीं होता, जबकि खाद में हुमस जो होता है वो प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। देखिए, उर्वरक क्योंकि रसायनों से बने हैं तो उनमें पोषक पदार्थ तो प्रचुर मात्रा में होते हैं, परंतु खाद में क्योंकि प्राकृतिक हैं वो, तो पोषक पदार्थ उतने अधिक नहीं होते। तो इसलिए ये जो उर्वरक है उनका उपयोग आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, परंतु इनका ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग जो होता है वो हानिकारक होता है। उससे फसल तो अच्छे से प्राप्त हो जाती है, परंतु जब उस फसल का उपयोग किया जाएगा, उसके उत्पादन का जब उपयोग किया जाएगा तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि लगातार पेड़ पौधों में कि उर्वरक रसायनों की मात्रा जो होती है वो बढ़ती जाती है, जो कि नुकसान करती है। इसलिए उर्वरकों का उपयोग सीमित मात्रा में ही किया जाना चाहिए। तो उर्वरक और खाद में हम देखते हैं, पहला उर्वरक उर्वरक, ठीक है बच्चों। तो उर्वरक देखो, उर्वरक मानव निर्मित होते हैं। खाद प्राकृतिक होते हैं। को फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। खाद को खेतों में बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। खाद को खेतों में बनाया जाता है, गड्ढे खोदकर उसमें जीव जंतुओं के अपशिष्ट और पेड़ पौधों की जो सूखी पत्तियां वगैरह होती है वो डाल देते हैं और कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं। तो खाद को खेतों में बनाया जाता है। तीसरा, उर्वरकों में ह्यूमस नहीं होता है। ह्यूमस की मात्रा नहीं होती बिल्कुल भी, क्योंकि ये फैक्ट्रियों में रसायनों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, इसलिए इसमें ह्यूमस का अभाव होता है। ह्यूमस क्या होते हैं? अभी मैंने बताया, ह्यूमस होते हैं कार्बनिक अपशिष्ट। जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधों के जो अपशिष्ट हैं वो जब मृदा में मिल जाते हैं तो उसको ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस की उपस्थिति इसमें नहीं होती है उर्वरकों में, और जो खाद है उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। खाद में प्रचुर मात्रा में होता है, ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। चौथा पॉइंट है, उर्वरक में पोषक पदार्थ जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम प्रचुरता से उपस्थित होते हैं।
में पोषक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, प्रचुर मात्रा में होते हैं। क्योंकि ये रसायनों से बन रहे हैं बच्चों, तो इनमें जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम है, इनकी मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में होती है। परंतु जो खाद है, खाद में पोषक पदार्थ जो होते हैं वो प्रचुर मात्रा में नहीं होते। खाद में पोषक पदार्थ, खाद में पोषक पदार्थ तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तुलना अगर करें तो तुलनात्मक रूप से खाद में पोषक पदार्थ क्या होते हैं, कम होते हैं। तो बच्चों खाद और उर्वरक जो है तीसरा चरण जो है खेती का, वो आपको समझ में आया होगा। और ये तीसरा चरण क्या है कि जो खाद और उर्वरक डालना, और वो क्यों डाले जाते हैं, ताकि मृदा की उपजाऊपन क्षमता को बढ़ाया जाए। और उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, उर्वरक जो है वो मानव निर्मित है, खाद प्राकृतिक है। उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, खाद खेतों में बनाया जाता है। उर्वरकों में हुमस नहीं होता है, कोई भी कार्बनिक अपशिष्ट नहीं है, क्योंकि सिर्फ रसायनों से बन रहा है, तो हुमस नहीं होता है। जबकि खाद में हुमस जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है। उर्वरक में पोषक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जो हैं वो प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि खाद में तुलनात्मक रूप से पोषक पदार्थों की कमी होती है। तो बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा खाद और उर्वरक में अंतर। अब देखिए बच्चों, इनका उपयोग जो है खाद और जो उर्वरक के अगर अपन उदाहरण देखें तो खाद का उदाहरण तो आपको पता है, खाद के उदाहरण क्या होते हैं, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट खाद। तो इसमें जैसे आपके बुक में तो 4 पॉइंट दे रखे हैं, आप 5वां पॉइंट भी लिख लो, जिसमें उदाहरण आ जाएंगे 5वें में। उदाहरण यूरिया, पोटाश, यूरिया, पोटाश, NPK आदि, ये इसके उदाहरण हैं। और खाद के जो उदाहरण हैं वो हैं गोबर खाद, गोबर की जो खाद होती है वो, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट खाद आदि। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गए आपके, 5 अंतर आ जाएंगे इसमें खाद और उर्वरक में। अब देखिए क्या होता है कि इनके उपयोग से किसान जो होता है वो गेहूँ, धान आदि की फसल का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करता है। परंतु उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की जो उपजाऊपन क्षमता होती है उसमें कमी आने लगती है, क्योंकि रसायनों का उपयोग क्या करता है, नुकसान करता है। आप किसान क्या होता है, अधिक उत्पादन के लालच में कई बार अधिक उर्वरकों का उपयोग करने लग जाता है। और
तो बच्चों जो खाद उर्वरक है, उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की जो उपजाऊपन क्षमता होती है उसमें लगातार कमी आने लगती है और धीरे धीरे वो मिट्टी जो होती है वो बंजर होती जाती है। इसलिए किसानों को उर्वरकों का उपयोग जो है वो सीमित मात्रा में करना चाहिए ताकि मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता बनी रहे। इसके अलावा किसानों को प्राकृतिक खाद का उपयोग अधिक करना चाहिए। प्राकृतिक खाद क्योंकि उसमें क्या होता है, मिट्टी की पोषक तत्वों का जो स्तर है वो खाद के द्वारा बना रहता है। इसके अलावा एक तरीका होता है जिसमें हम मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता को बनाए रखते हैं, वो तरीका है कि हम बीच में दालों वाली फसलें का उत्पादन करें। दालों वाली फसलें जो होती है वो लेग्यूमिनोसी कुल की होती हैं। मतलब ये जो पौधे होते हैं उनका कुल कौन सा होता है, लेग्यूमिनोसी कुल होता है। इनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बोलते हैं जीवाणु को। ये बैक्टीरिया, ये जीवाणु जो है वो वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और नाइट्रेट में बदलने से जो पेड़ पौधे होते हैं वो इसका अवशोषण कर लेते हैं नाइट्रोजन का, और जो नाइट्रोजन की कमी होती है इनके शरीर में उसकी पूर्ति कर लेते हैं। क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो वातावरण की नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते, ठीक है ना, ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए वो क्या करते हैं, मृदा से नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। तो इसलिए जब एक फसल किसान लगा रहा है, मान लेते हैं एक अनाजी फसल लगा रहा है, तो साथ में दूसरी बार वो क्या लगाए, लेग्यूमिनेसी दालों वाली फसल को उगाए, तो उसको क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो बच्चों ये आपके जो टॉपिक है उर्वरक और उसका, वो तो कंप्लीट हो गया। अब मैं बताती हूँ आपको खाद के क्या लाभ हैं। इसमें एक बिंदु दे रखा है आपके खाद के लाभ। आपको ये सारणी बच्चों अच्छे से याद करनी है। खाद के लाभ, खाद के लाभ, इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। देखिए मिट्टी को जब हम जल देते हैं तो उसमें एकत्रित रहे, जल को वो धारण करे, ज़्यादा से ज़्यादा जल को अवशोषित करे, ये ज़रूरी है। और ये खाद डालने से मिट्टी की जो जल धारण करने की क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। इसमें मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है। मिट्टी जो होती है वो भुरभुरी, क्योंकि बीच में भी खाद आ जाता है तो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और रंध्र हो जाते हैं, बीच बीच में छेद हो जाते हैं, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। जब खाद डालते हैं तो जो मित्र जीवाणु, किसान के मित्र होते हैं जीवाणु, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, उनमें वृद्धि होती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। और मिट्टी का जो गठन, लगातार अगर अपन उर्वरकों का उपयोग बंद कर दें और लगातार हम खाद ही खाद डालते रहें तो कुछ समय पश्चात मिट्टी का जो गठन है वो अच्छा हो जाता है, सुधर जाता है, मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो इसके लाभ हो गया, पहला खाद मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। दूसरा, इससे मिट्टी भुरभुरी, इससे मिट्टी भुरभुरी व सरंध्र हो जाती है, जिससे गैस विनिमय आसानी से
आसानी से होता है। तीसरा पॉइंट, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। चौथा पॉइंट, इससे जैविक खाद में मिट्टी का गठन, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो बच्चों क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा खाद के जो लाभ हैं। खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता जो होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। जल जो है वो ज़्यादा अवशोषित कर लिया जाता है मिट्टी के द्वारा। इससे मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है ना, भुरभुरी हो जाती है, मुलायम हो जाती है और सरंध्र छिद्रिल हो जाती है, जिससे गैस विनिमय आसानी से होता है। तो आसानी से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्रवेश कर पाती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि खाद क्या है, कार्बनिक है, और कार्बनिक होने की वजह से इसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि आसानी से हो जाती है। तो मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन जो होता है वो सुधर जाता है, मिट्टी जो होती है वो अच्छी हो जाती है। तो बच्चों ये जो है खाद और उर्वरक आपको समझ में आ गया होगा। ये मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का जो तरीका, फसल चक्रण, देखो फसल चक्रण मैंने आपको बताया, एक फसल चक्रण की मैंने आपको ये बताया कि जैसे आप एक बार में अनाजी फसल कर रहे हो तो दूसरी बार में आप दलहनी फसलें कर लें, इससे फसल का चक्रण होता है और पोषक पदार्थों का भी चक्रण हो जाता है। क्योंकि एक ही फसल अगर बार बार खेत में लगाई जाएगी तो एक ही तरह के पोषक पदार्थों की मात्रा लगातार क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फसल चक्रण करना चाहिए। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर में उगाकर किया जाता है। तो फसल चक्रण की परिभाषा मैं लिख देती हूँ। फसल चक्रण, फसल चक्रण जो प्रक्रिया है उसमें एकांतर क्रम में फसल को उगाया जाता है। ठीक है, तो फसल चक्रण वह प्रक्रिया जिसमें एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल, वह प्रक्रिया जिसमें एक फसल के बाद दूसरी फसल एकांतरित क्रम में उगाई जाती है। फसल चक्रण कहलाती है।
तो फसल चक्रण कहलाती है वह प्रक्रिया जिसमें एक फसल के बाद दूसरी फसल एकांतरित क्रम में उगाई जाती है, उस प्रक्रिया को फसल चक्रण कहते हैं। तो बच्चों आज जो है मैंने आपको दो चरण बता दिए, एक तो बुआई करना और एक खाद और उर्वरकों का उपयोग करना। तो कृषि के 2 चरण जो हैं वो पूरे हो गए। इसी में मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, होमवर्क क्वेश्चन लिखिए। पहला प्रश्न है, खाद एवं उर्वरक में अंतर खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखिए। प्रश्न 2, सीड ड्रिल का उपयोग किसमें किया जाता है? सीड ड्रिल का उपयोग किसमें किया जाता है बच्चों? बुआई के अंदर सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको 1 वर्ड का उत्तर है, ये लिखना है। और खाद और उर्वरक जो है उसमें आपको अंतर लिखना है। ठीक है, और ये आपके होमवर्क जो है वो कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आपको अच्छे से जो भी वर्क दिया जा रहा है वो अपनी कॉपी में करते रहना है, सुंदर हैंडराइटिंग में, अच्छी हैंडराइटिंग में आपको काम करना है, साथ के साथ याद करना है। और इसका जो अभी मैंने जो करवाया है उसका मूल्यांकन, जितना अभी तक पढ़ाया है उसका मूल्यांकन मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे लूँगी, इसलिए मूल्यांकन के लिए तैयार रहें और अच्छे से याद करते रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।